हेलो दोस्तों, तुरंत अगर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग ने जी वुजी की शर्त एक्सेप्ट करते हुए यहाँ बैटल डीमन ड्रम बजाना शुरू कर दिया था और वह आसानी के साथ उसे 6 बार बजा देता है। लेकिन जी वुजी अपनी बात से पलट गया। वो वांगलिंग से कह रहा था कि तुम बैटल डीमन ड्रम की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने 15 बार इस ड्रम को बजा दिया तो उसके बाद मैं अपने हाथ को काट दूंगा। दूसरी तरफ वांगलिंग को तो उस बैटल डीमन ड्रम के राज के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक स्ट्राइक के साथ उसे बजाता रहा, जहां उसने 14 बार ये ड्रम बजा लिया था और 15 बार बजाते साथ ही कोई भी असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाता है। मगर वांगलिंग के सामने शर्त रखी गई कि अगर तुम्हें असेंडेंट लेवल में इंटर करना है तो उसके लिए तुम्हें अपने डिजायर्स को छोड़कर जाना होगा, अपने इमोशन, अपने प्यार को खत्म करना होगा, जो बात वांगलिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वांगलिंग ये सब कुछ मिस लिमुआन के लिए ही तो कर रहा है। तो अगर उसके दिल से मिस लिमुआन का प्यार खत्म हो जाए फिर आखिर इन सब का क्या ही मतलब बचेगा। इसलिए वो हेवन के खिलाफ जाने का फैसला करता है। अब आगे तो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग इस एपिसोड की हर एक चीज को अच्छे से समझ सके। यहाँ पर हेवनली डाउ की जब बात की जाएगी तो उसे तुम लोग हेवन की मर्जी की तरह समझ सकते हो। जैसे कि अगर हेवन ने रूल क्रिएट कर दिया कि किसी भी कल्टिवेटर को असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने डिजायर्स और इमोशंस को छोड़ने होंगे, तो उस कल्टिवेटर के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि वो हेवन की डाउ को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि वो बिना रेजिस्ट करते हुए वो बात मानकर अपनी डिजायर्स को छोड़ दे। इस तरह वो आसानी के साथ असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। मगर दूसरा रास्ता है खतरनाक रास्ता कि वो हेवन के रास्ते को छोड़कर अपने ही रास्ते पर चले, यानी कि हेवन के खिलाफ चला जाए, जैसे कि वांगलिंग कर रहा है कि वो बिना अपने इमोशंस को छोड़े हुए असेंडेंट लेवल में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये उसका खुद का एक अलग रास्ता है जिसे हेवन ने क्रिएट नहीं किया और हेवन को कभी भी इस तरह के कल्टिवेटर्स पसंद नहीं आते जो कि उसकी मुखालफत करे। यानी कि दूसरे लफ्जों में तुम लोग डाउ को एक रास्ता या फिर सेट ऑफ रूल्स भी समझ सकते हो। और चूंकि वांगलिंग हेवन का रास्ता ना मानते हुए अपना रास्ता बनाकर उससे कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वांगलिंग के पास अपना ही एक डाउ आ जाएगा। अब चलो फिर आज के इस जबरदस्त एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ वांगलिंग ने ऑलरेडी 14 स्ट्राइक कंप्लीट कर दिए थे और वो गुस्से के साथ कह रहा था कि मैं अपने डिजायर्स और इमोशंस को छोड़े बगैर ही असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। और ये कहती ही वांगलिंग ने यहाँ पर अपने 15 स्ट्राइक को तैयार करना शुरू कर दिया, जो कि वहीं पर पीछे मौजूद मास्टर जी वुजी भी देख रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि वांगलिंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, ये तो आसानी के साथ 15 स्ट्राइक को भी कंप्लीट कर देगा, फिर मुझे अपना हाथ काटना होगा। आखिर मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इस लड़के को जान से मार डालूं। वैसे भी मैंने हेवन डीमन एम्पायर के लिए काफी सारा जंगें लड़ी है। एम्पायर यकीनन मुझसे ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, वो मुझे माफ कर देंगे। यहाँ वांगलिंग जब 15 स्ट्राइक करने वाला था तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से जी वुजी फौरन वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो मास्टर टियानशुआई कहने लगा कि जी वुजू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ दूर से डीमन एम्पायर ने भी ये महसूस कर लिया था और वो गुस्से से कह रहा था कि कमीने जी वुजू, तुझे मैं इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहती हुआ भी जी वुजू पर यहाँ प्रेशर लगाने ही वाला था, मगर तभी अचानक डीमन एम्पायर ने महसूस किया कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो कि वांगलिंग को प्रोटेक्ट करते हुए जी वुजी पर हमला कर रहा था। इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक ही हाथ के इशारे के साथ जी वुजू को अपने सामने की तरफ खींच लिया, जहाँ वांगलिंग एक पावरफुल फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ जी वुजू को हिट करते हुए उस बैटल डीमन ड्रम पर दे मारता है, जिसकी वजह से 15 स्ट्राइक भी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर ये सब देखते हुए डीमन एम्परर अपने मन में कहने लगा कि मैंने भी हेवन के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन ये करने के लिए मैंने अपने एंशिएंट डीमन को काफी अरसे तक पूजा था और मैंने ड्रैगन पूल के अंदर ये सब कुछ किया था जहाँ पर मेरे ऑरा को कंसील कर दिया गया था। इसलिए हेवन को इस बात के बारे में मालूम नहीं हो पाया कि मैंने रेबेलियस हर्ट के साथ ही असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन इस लड़के की हिम्मत की तो दाद देनी होगी जो इसने सब लोगों के सामने यहाँ पर हेवन के खिलाफ जाकर बगावत की है, और हेवन कभी भी बगावत करने वालों को माफ नहीं करता। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बादलों का रंग बदलने लगा था, वो धीरे धीरे करके रेड होते जा रहे थे। साथ ही साथ हमें वहाँ पर खतरनाक बिजली भी कड़कती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि तुम इस पावर को असल में हेवन की तरह समझ सकते हो। जो हेवन की पावर असल में इस सी के अंदर यहाँ लैंड ऑफ डीमन के रास्ते को खोलकर अंदर की तरफ आ रही थी। मास्टर टियानहुआ ने भी ये महसूस कर लिया था और वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि इतना खतरनाक हेवनली ट्राइब्यूलेशन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किसने हेवन को इतना सारा गुस्सा दिला दिया? लॉर्ड एंसेस्टर भी वहीं पर पास में
में बैठा हुआ था, जो कि कह रहा था कि ये हेवनली ट्राइबोल्यूशन आखिर स्पिरिट डीमन लैंड में कैसे डिसेंड हो रही है। ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसे अपनी बेटी जीजुई की फिक्र हो रही थी, क्योंकि जीजुई अभी भी उसी डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलसेर भी यहाँ पर अपने हाथों से गिनते हुए किस्मत को पढ़ते हुए कहते हैं कि ये हेवनली ट्राइबोल्यूशन ये जिसने भी क्रिएट किया है, ये मेरे प्लेनेट यानी उनकी किस्मत पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ स्पिरिट डीमन लैंड में आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन एम्परर हवा में मौजूद उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर्स को देख रहा था और वो कह रहा था कि अगर इस जवान लड़के ने आज के दिन इस असेंडेंट लेवल में रहते हुए हेवनली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त कर लिया, फिर इसे हेवनली डाउ कभी भी रोक नहीं पाएगी। ये हमेशा अपने अलग रास्ते पर चल सकता है, लेकिन हेवन को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी यहाँ पर हवा में उन रेड बादलों को देख रहा था, जिसके अंदर से रेड कलर के थंडर्स चमक रही है और ये पहली बार नहीं है कि वांगलिंग हेवन के खिलाफ गया हो। इसलिए वांगलिंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मेरे इरादे को कोई नहीं बदल सकता। 700 साल की कल्टीवेशन में हेवनली ट्राइबोल्यूशन के साथ वैसे भी मेरा गहरा ताल्लुक बन चुका है। हेवनली ट्राइबोल्यूशन, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वैसे भी वांगलिंग एक बार मिस लिमोन को बचाने के लिए हेवन से टकरा चुका है। इस बार भी हम देखते हैं कि वांगलिंग तीसी के साथ उड़ते हुए सीधा जाकर उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन से टकरा गया, जिसका फोर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपना पूरा जोर लगाते हुए यहाँ पर अपने दोनों हाथों से उस लाइटिंग एनर्जी को छीन देता है, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो जाते हैं। वांगलिंग के मुंह से भी खून निकलने लगा था, मगर ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। वांगलिंग अभी भी मुस्कुरा रहा है। वांगलिंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए हेवन की तरफ देखने लगा, तभी अचानक दोबारा से हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर वांगलिंग भी तीसी के साथ उसी की तरफ बढ़ता है। जहाँ वांगलिंग ने अपनी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन से टकराने की कोशिश की, मगर वो हेवनली ट्राइबोल्यूशन काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि वांगलिंग को हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है। इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ मलबे के नीचे दंसा हुआ था, जो कि देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं वांगलिंग हार ना चुका हो। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग के बाल धीरे धीरे करके व्हाइट से दोबारा ब्लैक होने लगे थे। हेवन भी समझ गया था कि वो जिंदा है और वो तीसरा हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर यहाँ वांगलिंग की तरफ भेज देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपनी आंखें ओपन कर ली और असेंडेंट लेवल में इंटर होने के बाद ये पहली बार था कि वो मास्टर सीटू नान के 3 डिवाइन किलिंग एबिलिटीज ये पावर एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर से मलबा हट गया। यहाँ वांगलिंग काफी जरा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो हेवन से कहता है कि हेवन की मर्जी मानना ये मॉर्टल्स का काम है और हेवन के खिलाफ बगावत करना ये इमोर्टल्स की फितरत में है। जो कहती वांगलिंग ने फौरन से यहाँ पर अपनी 3 डिवाइन किलिंग एबिलिटीज की पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए तीसी के साथ उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर से टकरा दिया। जो डिवाइन एबिलिटीज की पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी यहाँ हेवनली ट्राइबोल्यूशन का सामना करने के लिए वो ताकत अकेले काफी नहीं थी। वांगलिंग जो कि खून की उल्टियां कर रहा था, वो यहाँ पर कहता है कि हेवन मुझे जान से मारना चाहता है। अगर यही बात है फिर तो मैं हेवन को भी खत्म कर दूंगा। और ये कहती वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल किलिंग आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके सारे के सारे स्ट्रैंड्स को यहाँ एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया था। जिस सेलेस्टियल किलिंग आर्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा जाकर उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि वांगलिंग का ये ड्रैगन स्ट्रैंड काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि धीरे धीरे करके उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन को निकल रहा था और वो सीधा जाकर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर चुका। जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि इंपीरियल सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। वांगलिंग भी वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ चुका था। सब लोग हैरान होते हुए वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि इस लड़के ने तीसरे हेवनली ट्राइबोल्यूशन को भी सर्वाइव कर लिया। इवन के वहां पर मौजूद मार्शल इन कमांडर्स भी यहाँ पर वांगलिंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग तो फौरन से खुद को रिकवर करने के लिए वहां पर बैठ जाता है, जबकि मास्टर टियानशुई यहाँ पर वांगलिंग को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का अपने डाउ हार्ड का इस्तेमाल करते हुए हेवनली डाउ की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात है। अगर मैंने पास में हेवन की बात ना मानी होती तो क्या तब मैं भी इसी तरह से बगावत करते हुए अपनी कल्टिवेशन को जारी रख सकता था। वो खुद से इसी तरह के सवाल कर रहा था। साथ ही सर वो अपने पास से कुछ रिकवरी पिल्स निकालते हुए यहाँ तीसरे के साथ वांगलिंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिन्हें वांगलिंग भी फौरन से पकड़ते हुए खा लेता है ताकि वो अपनी पावर्स को जल्दी से रिस्टोर कर सके। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि हेवनली डाउ इतनी आसानी के साथ तो हार नहीं मानेगी, वो अभी दोबारा वापस आने वाली है और इस बार हेवनली डाउ अपनी फुल ताकत के साथ आएगा। दूसरी तरफ डीमन एम्परर भी ये सब होता हुआ देख रहा था और वो इसी बात से हैरान है कि आखिर ये हेवनली डाउ हार क्यों नहीं मान रही। आखिर इस लड़के से इससे क्या दुश्मनी है। ये तो बस सिर्फ अभी असेंडेंट लेवल में ही इंटर करा है, तो आखिर हेवनली डाउ को इससे इतना सारा डर क्यों लग रहा है। शायद वांगलिंग के पास्ट के रेजिस्टेंस की वजह से भी हेवन हर हाल में आज के दिन वांगलिंग को खत्म करना चाहता है, वरना फ्यूचर में वांगलिंग हेवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन लगातार आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है, जो देखकर कोई भी बता सकता था कि इस बार का हेवनली डाउ का जो हमला होगा वो इतना सारा खतरनाक होगा कि उससे पूरा की पूरा हेवनली डीमन सिटी तबाह हो जाएगा, जो कि डीमन एम्परर तो नहीं चाहता था। इसलिए वो तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फिर से वांगलिंग के सामने आ जाता है,
जहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे इस लड़के को यहाँ से दूर भेजना होगा ताकि उसे इस बार की इस खतरनाक हेवनली ट्राइबुलेशन का सामना ना करना पड़े। ये इतना सारा खतरनाक है कि इसकी वजह से तो वांगलिंग मारा जाएगा। यही सोचते हुए डीमन एम्परर यहाँ पर वांगलिंग के नीचे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन फौरन से चकनाचूर हो गई, जो देखकर तो डीमन एम्परर शॉक हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि इस जगह को सील कर दिया गया है, मैं वांगलिंग को अब यहाँ से नहीं भेज सकता। दूसरी तरफ वांगलिंग भी समझ गया था कि हेवन का अटैक दोबारा से आ रहा है, इसलिए वो खड़े होकर खुद को तैयार करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर भी यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि जल्दी से हेवनली डीमन सिटी को खाली किया जाए। तब तक हम देखते हैं कि हेवनली डाउ ने अपना अटैक तैयार कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन बादलों के अंदर से एक पिलर जैसा अटैक धीरे धीरे निकलते हुए वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था, जिस पिलर का फोर्स काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वांगलिंग अपने सारे के सारे लाइफ सील्स को एक साथ इकट्ठा करते उस प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ नीचे लोग भी अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, जबकि वहाँ पर मौजूद जितने भी मार्शल और कमांडर्स थे वो सारे के सारे टेलीपोर्ट करते हुए फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। जिन सबको जाता हुआ देखकर डीमन एम्परर कहता है कि हेवन यहीं पर नहीं रुकेगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। और ये कहते ही डीमन एम्परर ने वहाँ पर अपने 8 क्लोन्स क्रिएट कर दिए थे, जो कि किसी तरह की समनिंग फॉर्मेशन को बना रहे थे। यहाँ डीमन एम्परर ऊंची आवाज में कहता है कि रिस्पेक्टेड एंसेस्टर प्लीज यहाँ पर आइए, हमें आपकी मदद चाहिए हेवनली डीमन सिटी को बचाने के लिए। जो सुनती है अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर 8 से 9 एंसेस्टर टेलीपोर्ट होते हुए तेजी से यहाँ पर पहुंच गए थे, जिनमें से जो हेवनली डीमन सिटी का फर्स्ट एंसेस्टर था वो यहाँ पर डीमन एम्परर को देखते हुए कह रहा था कि लिटिल ब्रैट, जिस एक्सक्लूशन में गए हुए बस सिर्फ कुछ ही अरसा हुआ है और देखो तुमने इस सिटी का क्या हाल कर दिया। यहाँ की हालत तो पूरी उलट पुलट हो चुकी है। जिस पर डीमन एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, जिससे पहले फिलहाल आप लोगों की मुझे मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेवनली डीमन सिटी के लोगों को यहाँ से बेचने में मेरी मदद करें। तो सुनकर वो सारे के सारे एंसेस्टर यहाँ डीमन एम्परर के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर्स डीमन एम्परर के साथ शेयर कर रहे थे। इसकी वजह से डीमन एम्परर को इतनी ताकत मिल चुकी थी कि वो आखिरकार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सिटी के लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके बाहर की तरफ भेज सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। ये सब करते ही हम देखते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर यहाँ पर डीमन एम्परर से कहता है कि बच्चे अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, जो कहती है वो उससे भी टेलीपोर्ट करके फौरन यहाँ से दूर भेज देता है। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि लगातार उस हेवनली डाउ के अटैक का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और ये प्रेशर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसे वांगलिंग के लिए बर्दाश्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन हेवनली डीमन सिटी के जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ जोर जोर से हंसने लगे, जहाँ फर्स्ट एंसेस्टर हंसते हुए हेवन से कह रहा था कि मैं एंशिएंट डीमन का डिसेंडेंट हूँ, जो कि हेवनली डाउ के खिलाफ रेजिस्ट कैसे करना है ये जानते थे और उन्होंने अपनी वो रिस्ट्रिक्शन हमें भी पास आउट की है। इसलिए आज के दिन देखने में मजा आएगा कि हेवन आखिर कितनी शिद्दत के साथ इस लड़के को मारना चाहती है और हम किस हद तक तुम्हें रोक सकते हैं। ये कहती हूँ सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूरे के पूरे हेवनली डीमन सिटी के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने हेवनली डाउ के उस हमले को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हेवन भी हार नहीं मानने वाला, बल्कि वो अपने अटैक के प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से तो अभी एंसेस्टर्स को भी डिफिकल्टी आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो उस अटैक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अचानक जमीन पर आ गिरता है, जहां वांगलिंग एक बार फिर से खड़े होते हुए हेवन से कह रहा था कि तुम मेरी डाउ हार्ट को नहीं बदल पा रहे, इसलिए अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से ही मिटा दोगे। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक मेरी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना आसान है लेकिन मेरी डाउ हार्ट को कोई नहीं कुचल सकता। ये कहते ही वांगलिंग बगावत करके एक बार फिर से अपनी लाइफ एंड डेथ एनर्जी एक्टिवेट करने लगा था। मगर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन ने भी एक साथ अपने अटैक का प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब उस अटैक का प्रेशर इतना सारा हद तक बढ़ चुका था कि वो एंसेस्टर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और अचानक वो सारे के सारे इस प्रेशर के कारण हिट होकर जमीन पर जा गिरे। हेवनली डीमन सिटी के ऊपर जो फॉर्मेशन थी वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अटैक प्रेशर अब यहाँ वांगलिंग की बॉडी पर भी पड़ने लगा था, जहाँ उसकी टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो तेजी के साथ दोबारा जाकर जमीन से जा लगा। फर्स्ट एंसेस्टर ये सब देखते हुए कह रहा था कि अब मुझे समझ आया कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते थे कि हेवनली डाउ बहुत ही ज्यादा बेरहम है। वो जब किसी को मारने का फैसला कर ले तो हर हाल में उसे जान से मारकर ही रहती है और आज मैंने ये अपनी आंखों से देख भी लिया, यानी कि फर्स्ट एंसेस्टर ने हार मान ली थी। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग इस सिचुएशन में भी हार नहीं मान रहा था। वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़े होने लगा, जहाँ वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि चलो आओ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये कहती वांगलिंग अपना हाथ हवा में उठा लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेवन को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने अटैक के प्रेशर को 5 गुना और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिस खतरनाक एनर्जी वेव्स की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अब वांगलिंग की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। वांगलिंग का एक हाथ पूरी तरीके से कट जाता है, जबकि उसकी बॉडी भी शैटर होने लगी थी। मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग हार नहीं मानता, वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो जोरों के साथ चिल्लाते हुए खड़ा हो गया, जहां वो अपना दूसरा हाथ भी हवा में उठा लेता है ताकि वो हेवन के खिलाफ रेजिस्ट कर सके। इस वक्त वांगलिंग यही सोच रहा था कि अगर उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होनी है तो हो जाए, वो
दोबारा से सब कुछ शुरू करेगा और एक न एक दिन दोबारा यहाँ तक आ पहुंचेगा, लेकिन वो हेवन के खिलाफ कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। इसलिए वांगलिंग हेवन से भी यही कह रहा था कि अगर आज के दिन चाहे मैं मर ही क्यों ना चाहूँ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से खाक में क्यों ना मिल जाए, तुम मेरी कल्टीवेशन के रास्ते को खत्म कर दो, लेकिन फिर भी मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन के रास्ते को लेकर अपने इरादे नहीं बदलूंगा। ये सब कहते हुए अचानक से हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी के आसपास वो जो आखिरी प्रोटेक्शन बैरियर था वो भी टूट गया और वांगलिंग तेजी के साथ जमीन से जा लगा। जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वांगलिंग यहाँ पर मरने वाला है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो बैटल डीमन ड्रम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये लड़के तुम काफी सारे इंटरेस्टिंग हो जो तुम अपनी इंसानी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए हेवन की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। मैं कई डेकेड्स से कई सारे कल्टीवेटर्स को देख रहा था, लेकिन तुम वो कुछ ही कल्टीवेटर्स में से एक हो जिसने हेवन की आंखों में आंखें डालकर उसकी मुखालफत करने की कोशिश की है। इस तरह डायरेक्टली तो कोई भी हेवन की मुखालफत नहीं कर पाता, और जो लोग भी हेवन की इस तरह से मुखालफत करते हैं, हेवन उनकी सोल को शटर कर देता है या तो वो उन्हें मजबूर करके अपना पपेट बना लेता है ताकि वो हेवनली डॉग को हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करे। लेकिन तुम अलग हो, बेशक तुम्हारी फिजिकल बॉडी हार मान जाए, लेकिन तुम्हारी सोल कभी भी हार नहीं मानेगी। इस तरह की जिद, इस तरह की बगावत जहाँ पर तुमने हेवन के खिलाफ जाकर असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू किया, ये मुझे किसी चीज की याद दिला रही है और मुझे लगता है कि तुम वही हो। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर उस आवाज को सुनते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो आवाज यहाँ वांगलिंग के सोल सी के अंदर आ गई, जहाँ वो उसे बताने लगती है कि आज से काफी अर्से पहले जब पिरामिडियल केओस के ओपनिंग के साथ इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तब के टाइम एक एंशिएंट क्लैन भी हेवनली डाउ के साथ पैदा हुआ था। जो एंशिएंट क्लैन वाले लोग काफी जरा अलग थे, वो हेवनली ट्राइबुलेशन का तो ऐसे मुकाबला करते थे जैसे कि वो कोई मजे का खेल हो, वो उससे वाइन की तरह मजे में पी जाते थे। हेवन की मर्जी को तो रौंद कर वो ऐसे चढ़ते थे जैसे कि वो कोई उनके लिए सीढ़ियां हो। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो इस यूनिवर्स के सबसे पहले हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर्स थे, जिनका हेवनली डाउ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और उन्होंने हमेशा हेवन के खिलाफ जाकर अपनी कल्टीवेशन की है। बाद में वो एंशिएंट क्लैन चूंकि काफी जरा बड़ा था, वो 3 हिस्सों में स्प्लिट होकर डिवाइड हो गया, जिनमें से पहला हिस्सा जो कि हमेशा हर तरह के कानून को तोड़ते थे, उन्हें एंशिएंट गॉड्स के नाम से जाना जाता था। वो अपने लाज और कानून हमेशा खुद बनाया करते थे, जबकि दूसरे थे एंशिएंट डेविल्स, जिन्होंने कल्टीवेशन के लिए ब्लड और किलिंग का रास्ता चूज किया। जबकि आखिर में आए एंशिएंट डीमंस, जो कि मैं खुद भी हूँ। एंशिएंट डीमंस के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डाउ को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अफसोस, इस वक्त जो तुम देख रहे हो वो है एंशिएंट डीमन सोल का एक छोटा सा टुकड़ा, जो कि ओरिजिनली इस कंट्री के एंशिएंट डीमन को बिलोंग करता है। अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो स्पिरिट डीमन लैंड में टोटल 9 कंट्रीज है और हर एक कंट्री के पास एक एक एंशिएंट डीमन है, और मैं स्काई डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन का एक सोल रिमेनेंट हूँ, जो कि इस बैटल डीमन ड्रम के अंदर पिछले हजारों साल से ट्रैप था, जो आज के दिन तुम्हारी हेवन डिफाइंग डाउ की पावर्स की वजह से दोबारा से होश में आ पाया। वांगलिंग उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और वो साथ ही साथ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर तो वो एंशिएंट डीमन हंसने लगा और वो वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि बहुत ही सिंपल है। जैसा कि अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इस बैटल डीमन ड्रम को छोड़कर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल मैं काफी जरा कमजोर हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के 8 एंशिएंट डीमंस के सोल रिमेनेंट टुकड़ों को लाकर मुझे खिला दो, ताकि उनकी मदद से मैं खुद की पावर्स को रिस्टोर करके एक बार फिर से कंप्लीट एंशिएंट डीमन बन जाऊं। जिस पर वांगलिंग उससे जवाब देते हुए कहता है कि मैं इकलौता तो इस स्पिरिट डीमन लैंड के अंदर हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर नहीं हो सकता, और चूंकि तुम कई डेकेड्स पुराने हो तो यकीनन तुम्हारे सामने कई सारे हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर्स भी आए होंगे। तो बताओ कि आखिर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। इस पर वो एंशिएंट डीमन वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो कभी किसी दूसरे हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर के अंदर नहीं था। मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट गॉड का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ। बेशक वांगलिंग की असली एंशिएंट गॉड वाली बॉडी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी एंशिएंट गॉड की थोड़ी बहुत एबिलिटीज और उसका ऑरा अभी भी वांगलिंग की बॉडी के अंदर महसूस किया जा सकता था। इसलिए वो एंशिएंट डीमन यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि एंशिएंट डीमन और एंशिएंट गॉड दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो कि मेरे एंशिएंट डीमन की पावर को होल्ड कर सकती है। नॉर्मल कल्टीवेटर्स की बॉडी मेरी पावर्स को होल्ड नहीं कर सकती। जो सब सुनकर तो वांगलिंग यहाँ एंशिएंट डीमन को भी एटीट्यूड दिखाते हुए सवाल करके पूछता है कि और बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिस पर तो वो एंशिएंट डीमन जोर जोर से हंसने लगा और वो वांगलिंग से कहता है क्योंकि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस हेवनली डाउ के खिलाफ रेजिस्ट करने में और यहाँ से जिंदा बचने में। मेरी पावर्स की मदद लेते हुए हेवनली डाउ तुम्हें जान से नहीं मार पाएगा, बल्कि तुम उससे उल्टा काउंटर किल कर सकते हो। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी ये ऑफर मंजूर है। जो सब सुनकर तो वांगलिंग यहाँ पर खुश हो गया और वो इस एंशिएंट डीमन की बात मान लेता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से बाहर की तरफ आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन के जो डिसेंडेंट एंसेस्टर्स थे वो यहाँ पर अभी भी हेवन के खिलाफ रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब हेवन को नहीं रोक पा रहे। पर तभी अचानक वो बैटल डीमन ड्रम जोर जोर से बजने लगा और उसकी एनर्जी इस हेवनली डीमन सिटी के ऊपर एक अजीब सा
बैरियर क्रिएट कर देती है जिसने उस अटैक को कुछ देर के लिए रोक दिया था। ये देखकर तो वो एंसेस्टर्स भी सरप्राइज हो गए और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये औरत तो हमारे एंशिएंट डीमन का है। जो कहती है वो तेजी के साथ फौरन से वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर पर्पल कलर की एंशिएंट डीमन पावर इंटर कर रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वांगलिंग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी। वांगलिंग की बॉडी पर जितने भी क्रैक्स थे वो सारे के सारे हील हो जाते। इवन कि हम देखते हैं कि वांगलिंग का कटा हुआ हाथ वो भी दोबारा से रिस्टोर हो गया था। साथ ही साथ वांगलिंग की बॉडी पर यहाँ ब्लैक कलर के कुछ मार्क्स भी दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वो वांगलिंग को बीच में रोकना चाहता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो जोर लगाते हुए आखिरकार उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके प्रेशर से हम देखते हैं कि सारे के सारे एंसेस्टर तोड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग की बॉडी के अंदर तो एंशिएंट डीमन की पावर आ चुकी थी, जबकि साथ ही साथ हम उसके पीछे एंशिएंट डीमन का शैडो भी देख पा रहे थे। वांगलिंग इस वक्त काफी ज्यादा कूल और टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। वो यहाँ हेवन को काफी खतरनाक लुक देने लगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर उस अटैक को भी ब्लॉक करने के लिए एंशिएंट डीमन की पावर्स को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है और वो तेजी के साथ सीधे आकर उस अटैक से टकरा गया। जहाँ साथ ही साथ वांगलिंग ऊंची आवाज में कहता है कि डाउट डिस्ट्रक्शन। और एंशिएंट गॉड की ये पावर वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा की पूरा अटैक शैटर हो जाता है। यहाँ इन दोनों के टकराव की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगे, जिनसे हिट होकर वो सारे के सारे एंसेस्टर पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। तभी अचानक वो लोग वांगलिंग के पीछे अपने एंशिएंट गॉड का शैडो भी देख लेते हैं, इसलिए वो सबके सभी फौरन से वांगलिंग को यहाँ पर ग्रीट करते हुए उससे एंसेस्टर कहकर पुकार रहे थे। यह इस वक्त वांगलिंग की सोल उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि एंशिएंट डीमन की सोल उसे कंट्रोल कर रही है, जो कि देखता है कि हेवनली डाउ की पावर तो यहाँ पर एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो कि यहाँ वांगलिंग की तरफ देख रही है। वांगलिंग उसे देखते हुए गुस्सा होकर कहता है कि हम एंशिएंट डीमन कभी भी तुम जैसे हेवनली माइट से नहीं डरे। और ये कहती वांगलिंग तेजी के साथ उस किलिंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलिंग बीस्ट वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वांगलिंग ने अपने सामने 3 शील्ड क्रिएट कर दिए थे, जो कि उस अटैक को तो ब्लॉक कर देती है। मगर ये देखकर उस किलिंग बीस्ट को काफी सारा गुस्सा आ गया था और वो तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर अपने सिंगों से उन शील्ड्स को ब्रेक कर चुका, जिसके बाद वो सीधे सीधे वांगलिंग की तरफ भी बढ़ रहा था। ये देखकर वांगलिंग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उससे टकराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है, क्योंकि उस किलिंग बीस्ट की ताकत भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग साइड पर मूव करते हुए अचानक उस किलिंग बीस्ट को सर से पकड़ते हुए तेजी के साथ घुमाकर साइड पर एक चट्टान पर दे मारता है, जिसके बाद वांगलिंग तेजी के साथ उसी की तरफ भागने लगा। और हम देखते हैं कि वांगलिंग तो यहाँ पर उस किलिंग बीस्ट के सामने एक चुनटी जितना छोटा सा दिख रहा था, मगर फिर भी वांगलिंग उसे हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जहां पर वो अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को निकालते उस पर कई सारे स्लैश लगाने की कोशिश करता है। मगर किलिंग बीस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वांगलिंग को पीछे की तरफ धकेल देता है। जहां पर पीछे आती हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक बार फिर से उससे एंशिएंट डीमन की शैडो को समन कर लिया, जिसके पावर्स के साथ मिलकर वो तेजी के साथ मूव करते उस किलिंग बीस्ट की कमर पर सवार हो जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसको दोनों सिंगों से पकड़ लिया था और वो एंशिएंट डीमन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस किलिंग बीस्ट के दोनों सिंग उखाड़ लेता है, जिसकी वजह से वो किलिंग बीस्ट तो दर्द से चिल्लाने लगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंशिएंट डीमन यहाँ पर रुकता नहीं, बल्कि वो एक गहरी सांस लेते हुए यहाँ पर उस किलिंग बीस्ट की एनर्जी को अपने अंदर की तरफ खींच रहा था, जहाँ पर साथ ही साथ वो खुश होते हुए कह रहा था कितने अरसे बाद मैंने क्रिम्सन स्काई क्लाउड रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, आज तो मजा ही आ गया। ये तो अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा डिलीशियस है। दूसरी तरफ वो किलिंग बीस्ट यहाँ पर खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल एरे अटैक फौरन से उस एंशिएंट डीमन की तरफ चल देता है, जिसे एंशिएंट डीमन अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए आसानी के साथ ब्लॉक कर चुका। दूसरी तरफ तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए अपने स्पीयर को निकाल लेता है, जहां पर वांगलिंग अपने उसी फॉरबिडन फ्लैग स्पीयर को चार्ज करते हुए तेजी के साथ उस किलिंग बीस्ट की तरफ थ्रो कर चुका। और हम देखते हैं कि वो स्पीयर उस किलिंग बीस्ट की बॉडी के आर पार गुजर गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो किलिंग बीस्ट वहीं पर जान से मारा जाता है। और उस किलिंग बीस्ट के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हेवनली डाउ के उन रेड बादलों की एनर्जी भी खत्म हो गई थी और वो धीरे धीरे करके यहाँ से गायब होने लगे, जो देखकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। पीछे की तरफ से एंशिएंट डीमन यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि 3 महीने बाद मुझसे ड्रैगन पूल में आकर मिलना, जो कहती है वो यहाँ से चला जाता है। और चूंकि एंशिएंट डीमन यहाँ से चला गया था तो वांगलिंग की बॉडी से उसकी पावर भी चली गई और वांगलिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका। अचानक वो खून की उल्टियां करने लगता है। वांगलिंग खुद की कंडीशन देखते हुए यही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करना होगा और इसलिए वो भी फौरन वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद हेवनली डीमन सिटी के 5 एंसेस्टर भी यहाँ पर आ चुके थे, जो कि देख पा रहे थे कि हेवनली डीमन सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। उनमें से सेकंड एंसेस्टर कहता है कि मेरे ग्रैंडसन
सन गु युनडुन फौरन यहाँ पर आओ। जो सुनते हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ पर पहुंच गया था, जिसका असली नाम गु युनडुन है। और फर्स्ट एंसेस्टर यहाँ पर गु युनडुन को बताता है कि वो लड़का उसे हमारे एंशिएंट डीमन एंसेस्टर ने चूज किया है। किसी भी हाल में तुम्हें उसे जिंदा सलामत ड्रैगन पूल में लाना होगा और साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके इस हेवनली डीमन सिटी को दोबारा से रिस्टोर करो। जिस पर गु युनडुन रिस्पेक्टफुली कहता है कि जैसा आप कहे। ये कहने के बाद हेवनली डीमन सिटी के जितने भी एंसेस्टर्स थे वो खुद को रिकवर करने के लिए फौरन से टेलीपोर्ट करते वहां से सेक्लूशन के लिए चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद पीछे की तरफ डीमन एम्परर रह गया था, जो कि हेवनली डीमन सिटी की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि पूरी सिटी को रिस्टोर करने का काम काफी सारा थकन भरा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने उसी पैलेस वाले ट्रेजर में आ चुका है, जो कि मास्टर किनलिन का इमोर्टल मेंशन हुआ करता था। और वांगलिंग यहाँ पर बैठकर खुद को रिकवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ वांगलिंग को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जहाँ वांगलिंग कह रहा था कि मेरा डाउ हार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मुझे अब अपने रैल्म को भी परफेक्ट करना होगा। यानी कि वांगलिंग अभी असली असेंडेंट लेवल में इंटर नहीं किया, बल्कि उसे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी असेंडेंट लेवल में ट्रूली जाने के लिए चाहिए होगी, जिसके लिए वांगलिंग ने अपने पास से कई सारी इमोर्टल जेड्स निकाल लिए थे। और वांगलिंग कह रहा था कि इस इमोर्टल मेंशन में अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना ये सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन है। जो सब कहते हैं वांगलिंग ने अपने पास से असेंडेंट क्रिस्टल भी निकाल लिया था, जो कि वांगलिंग को मास्टर ज़ावी ने दिया था। और उन्होंने वांगलिंग से कहा था कि अगर किसी दिन तुम असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहो तो इस असेंडेंट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जो सब याद करते हुए वांगलिंग कह रहा था कि अगर आज मैंने सक्सेसफुली असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया तो मास्टर मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। और ये कहती वांगलिंग फौरन से अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जहां वांगलिंग उन इमोर्टल जेड्स की गोल्डन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ वांगलिंग को अपने मास्टर की बातें याद आ रही थी, जो उन्होंने वांगलिंग को बताया था कि असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट डाउ हार्ट होना चाहिए, जो करने के लिए तुम्हें इमोर्टल पावर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना होगा अपने डाउ हार्ट रैल्म को रिफाइन करने के लिए, जिसे तुम अपने डोमेन के साथ फ्यूज करोगे। और इस फ्यूजन के दौरान एक पिरामिडियल एनर्जी जनरेट होगी, जो पिरामिडियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। और ये पिरामिडियल एनर्जी इमोर्टल रैल्म से आती है। वो कल्टीवेटर्स जो कि ट्रूली इमोर्टल होना चाहते हैं वो इस पिरामिडियल एनर्जी को अपने ट्रू एसेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रू एसेंस की वजह से तुम्हारी सोल काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के वक्त तुमने ये अपनी पिरामिडियल एनर्जी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंडेंस करनी होगी। इस क्रिस्टल को असेंडेंट क्रिस्टल कहते हैं। और यहाँ मास्टर ज़ावी ने वांगलिंग को पहले ही इस तरह का एक असेंडेंट क्रिस्टल दिया है, जो असेंडेंट क्रिस्टल बाद में किसी पिरामिडियल स्पिरिट के लिए एक हर्ड की तरह काम करता है। और चूंकि वांगलिंग खुद का इस वक्त असेंडेंट क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके दो प्रोसेसेस है। अगर वांगलिंग फेल हो गया तो इमोर्टल फ्लेम उसकी सोल को जलाकर राख कर देगी, और अगर वो सक्सेसफुली पास हो जाता है तो असेंडेंट लेवल में इंटर कर जाएगा। हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी पिरामिडियल एनर्जी को असेंडेंट क्रिस्टल में बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर ये प्रोसेस वांगलिंग के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। जहाँ देखकर लग रहा था कि शायद वांगलिंग फेल होने वाला है, और इसी वजह से इमोर्टल फ्लेम की वजह से उसकी बॉडी को तकलीफ भी हो रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। मगर तभी अचानक मास्टर ज़ावी का दिया वो असेंडेंट क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया, जो कि वांगलिंग की मदद करने लगता है। वांगलिंग की सोल जो कि उस इमोर्टल फ्लेम में जल रही थी, लेकिन मास्टर ज़ावी की मदद की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग का असेंडेंट क्रिस्टल थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वांगलिंग की तकलीफ कम हो गई थी और वो यहाँ पर मास्टर ज़ावी को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग वहीं पर बैठकर लगातार इसी तरह कल्टीवेशन जारी रखता है। असेंडेंट क्रिस्टल को फुली रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं। ये सब करने में वांगलिंग को 10 साल गुजर जाते हैं। इन 10 सालों में बाहर का मौसम लगातार बदलता रहा और हम देखते हैं कि वांगलिंग की कल्टीवेशन भी जारी रही। आखिरकार कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग का असेंडेंट क्रिस्टल कंप्लीट हो चुका था, जिसकी वजह से वांगलिंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। हम देखते हैं कि वो चूंकि इस वक्त इमोर्टल मेंशन में मौजूद है, तो वहाँ की इमोर्टल एनर्जी वांगलिंग की मदद कर रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग फ्लोट करते हुए हवा में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग के पीछे उसकी असेंडेंट लेवल की पिरामिडियल सोल मौजूद थी, जिसके हाथ में उसका असेंडेंट क्रिस्टल भी है। और हम देखते हैं कि वांगलिंग की वो पिरामिडियल असेंडेंट लेवल की सोल सीधा जाकर वांगलिंग की बॉडी के अंदर फ्यूज हो गई। जिस पिरामिडियल सोल के वापस से वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर होती हम देखते हैं कि वांगलिंग धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसकी पूरी बॉडी व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इस वक्त वांगलिंग काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। वो खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि 700 साल की कल्टीवेशन के बाद आखिरकार अपने रास्ते पर चलते हुए खुद को असेंडेंट लेवल तक पहुंचा दिया, जिसके साथ ही हमें वांगलिंग की पूरी कल्टीवेशन जर्नी के सारे फॉर्म एक फास्ट फॉर्म में दिखाई जाते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।